हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में अभी तक बार बार रिपीट होते आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, साथ ही साथ हम इसके आंसर को भी देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करना है एंड आल्सो डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कंजुगेशन के द्वारा पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ लीच। लीच का दूसरा नाम होता है हिरुडिनेरिया। तो इसके डोर्सल सरफेस के बारे में और इसके वेंट्रल सरफेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडेजेज ऑफ प्रोन। प्रोन के अपेंडेजेस के बारे में। तो ये क्वेश्चन आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर के, जितने भी आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे ये क्वेश्चन आप लोगों को चाहे शॉर्ट में मिल जाएंगे या फिर लॉन्ग में मिल जाएंगे। चलिए अब हम इसके आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है एंड आल्सो डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं पैरामीशियम का, कि पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे आप लोग को इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। पैरामीशियम कुछ इस तरीके से आप लोग को चप्पल के आकार का देखने को मिल रहा होगा, और ये सिंगल सेल का होता है। ठीक है, वही यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर। पैरामीशियम यूनिसेलुलर होता है, यानी सिंगल सेल का बना हुआ होता है। एंड स्लीपर शेप प्रोटोजोअन्स होता है, फाउंड इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। स्लीपर शेप का है, चप्पल के आकार का होता है, जो कि फ्रेश वाटर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे बताया गया है, इट बिलोंग टू फाइलम। यहाँ पे सिलियोफोरा की जगह आप लोग प्रोटोजोआ कर लीजिएगा। ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है एंड इज कवर्ड विथ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। और ये किससे कवर होता है? तो ये टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके पूरे बॉडी पे क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। और इस सीलिया का यूज किस में किया जाता है? तो यूज फॉर मूवमेंट एंड फीडिंग। मूवमेंट में इसका यूज किया जाता है एंड फीडिंग में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि वाटर में जब ये सीलिया क्या होता है कि मूव करता है, तो इससे क्या होता है कि ये पैरामीशियम एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, और साथ ही साथ जब ये सीलिया मूव करता है तो इससे क्या होता है, जो भी वाटर में फूड पार्टिकल्स होते हैं इस ओरल ग्रूव के द्वारा इसको अंदर ले जाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे बताया गया द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम इंक्लूडेड। पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो वो बताया गया है कि सबसे पहला यहाँ पे आप लोग देखिए क्या बताया गया है, पेलिकल के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसके बॉडी के चारों तरफ ये आप लोग देख रहे होंगे, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेलिकल। ठीक है, तो इसके बारे में है कि पेलिकल कैसा होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, बट टफ आउटर कवरिंग होता है, जो कि मेंटेन करता है सेल के शेप को एंड आलो फ्लेक्सिबिलिटी, और इसके लचीलेपन को बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखें, नेक्स्ट सीलिया के बारे में बताया गया है, जो कि पेलिकल के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, ये आप लोगों का है, इस पैरामीशियम का पेलिकल है। पेलिकल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। तो इस सीलिया के बारे में बताया गया है, कवरिंग द इंटायर सेल सरफेस, सीलिया बीट राइदेमिकली टू प्रोपेल द ऑर्गेनिज्म थ्रू वाटर एंड हेल्प इन डायरेक्टली फूड इनटू द ओरल ग्रूव्स। यानी ये क्या होता है, संपूर्ण कोशिका की सतह को ढकते हुए सीलिया लयबद्ध रूप से धड़कते हुए जीव को जल के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं तथा भोजन को मुखीय नाली में पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, जो कि हमने आप लोग को बताया। नेक्स्ट है ओरल ग्रूव एंड साइटोस्टोम के बारे में। तो देखिए, अ डिप्रेशन ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी दैट लीड टू द साइटोस्टोम या फिर सेल माउथ थ्रू विच फूड पार्टिकल्स आर इंजेक्टेड। ठीक है, यानी एक डिप्रेशन होता है बॉडी के एक साइड पे, ये इसका बॉडी है, बॉडी के एक साइड पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग को एक डिप्रेशन देखने को मिल रहा होगा, जिसको क्या कहा जाता है, ओरल ग्रूव एंड साइटोस्टोम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि जिसके द्वारा क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होता है इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ से जो होता है सीलिया जब मूव करेगा तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं इस ओरल ग्रूव में आएंगे। ओरल ग्रूव के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे साइटोस्टोम प्रेजेंट है, इस साइटोस्टोम से इस बॉडी के अंदर इसके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है इसके साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म जो होता है पैरामीशियम में टू पार्ट में बटा होता है, एक होता है इक्टोप्लाज्म, दूसरा होता है इंडोप्लाज्म। इक्टोप्लाज्म जो बाहर के साइड होता है, यानी ये पैरामीशियम के जो बाहर साइड यहाँ पे जो इसके होता है, जो भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है इक्टोप्लाज्म। और जो इसके अंदर के साइड जो साइटोप्लाज्म इसके प्रेजेंट
प्रेजेंट है बिल्कुल इनर में, उसको क्या कहा जाता है, इंडोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, अब हम यदि बात करते हैं इक्टोप्लाज्म के बारे में, जो कि इसकी साइड प्रेजेंट है पैरामीशियम में, तो वो कैसा होता है, तो ये आउटर साइड में होता है एंड ये क्लियर होता है एंड कंटेनिंग सीलिया। सीलिया की जगह पे आप ट्राइकोसिस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ट्राइकोसिस्ट लिख देंगे तो ये ज़्यादा सटीक डिफिनेशन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो इसका इक्टोप्लाज्म है, इक्टोप्लाज्म में आप देख रहे होंगे ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइकोसिस्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे इंडोप्लाज्म के बारे में देख लीजिए, तो जो इंडोप्लाज्म होता है ये इनर में होता है और ये डेंसर पार्ट होता है, और यहाँ पे जो होते हैं ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वैक्यूल्स हो गया। ठीक है, यानी ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है ये इसके इनर भाग वाले में ही प्रेजेंट है। उसके साथ आप देखेंगे जो माइक्रोन्यूक्लियाई हो गया, मैक्रोन्यूक्लियाई हो गया, इसके बारे में, एंड फूड वैक्यूल्स हो गया, ये सभी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये सभी इंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम न्यूक्लियाई की देख लेते हैं, तो न्यूक्लियाई जो होता है पैरामीशियम में बाइन्यूक्लिएटेड होता है, यानी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पैरामीशियम में विद 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस, जो कि ये बड़ा वाला आप लोग को देखने को मिल रहा है, इसको मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस, जो कि यहाँ पे छोटा वाला देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है ये क्या काम करता है, तो ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस को। एंड जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में एंड जेनेटिक एक्सचेंज में। यानी जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये माइक्रोन्यूक्लियस ही वर्क करता है। ये क्या करता है कि डिवाइड होता है और ये 2 पैरामीशियम का जो माइक्रोन्यूक्लियाई होता है वही एक्सचेंज होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये क्या करता है, 2 स्टार शेप वैक्यूल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ओस्मो रेगुलेशन में। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि ये आप लोग को बताएं कि पैरामीशियम कहाँ पे रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है, यानी कि ये आप लोग देखेंगे तो वाटर में रहता है। ठीक है, अब ये जब वाटर में रहता है तो इसके बॉडी में क्या हो जाएगा कि वाटर भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चली जाएगी। अब जब वाटर ज़्यादा मात्रा में इसकी बॉडी में चला जाएगा तो इसका बॉडी तो ब्लास्ट कर जाएगा ना। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो वाटर इसके बॉडी में गए होते हैं उस वाटर को क्या करते हैं, निकालने का काम करते हैं। ठीक है, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को इसके बॉडी से क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। बाय एक्सप्लेनिंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द सेल्स। ठीक है, यानी कि ये पराशरण के द्वारा क्या करते हैं कि जितने भी एक्स्ट्रा वाटर होते हैं उसको निकालने का काम करते हैं। आगे देख लेते हैं फूड वैक्यूल्स के बारे में, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये गोला गोला जो है ये क्या है, ये फूड वैक्यूल्स है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। दीज आर फॉर्म एज फूड पार्टिकल्स आर इनगाल्फ एंड डाइजेस्टेड, यानी ये खाद्य कणों को निगलने जाने और पचने से बनाती हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में आपने देख लिया कि पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में क्या क्या देखने को मिला। एक आप लोग को बाहर से पेलिकल देखने को मिला जो कि इसके सेल के शेप को बनाए रखा है। उसके बाद आप लोग सिलिया देखे जो कि इस पेलिकल के चारों तरफ जो होता है पाया जाता है, बॉडी को, पूरे बॉडी को कवर किया हुआ है, और ये सिलिया इसके मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है और साथ ही साथ इसके फीडिंग में भी हेल्प कर रहा है। उसके बाद आपने क्या देखा, तो इसमें न्यूक्लियस देखा जिसमें 2 टाइप के न्यूक्लियस होता है, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है इसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जेनेटिक जो एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प करता है। उसके बाद इसमें आपने कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को देखा, तो 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं जो कि ओस्मो रेगुलेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपने फूड वैक्यूल्स को देखा जो कि फूड पार्टिकल इनगाल्फ जब होते हैं तो उसके द्वारा क्या होते हैं, ये बनते हैं। आगे अब हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैरामीशियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि कंजुगेशन के द्वारा होता है। सबसे पहले अब इसको डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में कैसे होता है। सबसे पहले जो होते हैं 2 पैरामीशियम जो कि डिफरेंट मेटिंग टाइप के होते हैं वो पास पास आते हैं और आकर के एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट हो जाते हैं यानी चिपक जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है, यानी इनका साइटोप्लाज्म यहाँ पे जो इनका पेलिकल का लेयर हमने आप लोग को बताया था ये क्या हो जाता है कि यहाँ से डिसअपियर, गायब हो जाता है और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इनका जो मैक्रोन्यूक्लियस, हमने आप लोग को इसका एक बड़ा वाला न्यूक्लियस बताया था ना, पैरामीशियम में एक बड़ा न्यूक्लियस है, एक छोटा न्यूक्लियस है। देखिए यहाँ पे एक बड़ा न्यूक्लियस यहाँ पे है, एक छोटा न्यूक्लियस है। तो इसका जो बड़ा न्यूक्लियस, जो मैक्रोन्यूक्लियस ये है बड़ा वाला, ये क्या हो जाएगा, अब गायब हो जाता
है, ठीक है, बड़ा वाला न्यूक्लियस गायब हो जाता है और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है केवल वही बचता है, ठीक है, केवल माइक्रो न्यूक्लियस बचेगा। और ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन। और आपको पता होगा कि जब भी मियोसिस डिवीजन होता है तो जो सेल का जो क्रोमोसोम्स होता है उसका नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होता है और यहाँ पे 4 सेल जो होते हैं यहाँ पे बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हेप्लोइड माइक्रोन्यूक्लियस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर हो गया है अब यहाँ पे हाफ हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब 4 हमारे इसके माइक्रोन्यूक्लियस बन जाते हैं तो इसमें से जो 3 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं दोनों में से, ये 3-3 क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं और एक-एक बचते हैं। अब ये जो एक-एक बचे हैं, अब इसमें क्या होता है कि माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस में क्या होते हैं कि बस सेल डिवाइड होता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है जिससे कि 2 न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है, जिससे एक से क्या हो गए, 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। अब यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि यहाँ तक तो हेप्लोइड ही था, तो यहाँ भी अब वही रहेगा, गुणसूत्र अब यहाँ पे आधा भी नहीं होगा, केवल सेल जो होता है वो बटा है, तो यहाँ पे भी हेप्लोइड ही नंबर रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे देखेंगे कि ये जो होते हैं कि जो माइक्रोन्यूक्लियाई यहाँ पे बने हैं ये क्या होंगे, अब एक्सचेंज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। दोनों के जो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं जो माइटोसिस के द्वारा यहाँ पे बने हुए हैं ये क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। एक्सचेंज होने के बाद ये दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज हो जाएंगे, जिसको क्या कहा जाता है, सिनगैमी कहा जाता है, ठीक है। दोनों आपस में क्या हो गए हैं, यहाँ पे फ्यूज हो गए हैं। उसके बाद क्या होगा, जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो उसके बाद ये अपना अलग अलग हो जाएंगे। देखिए यहाँ तक क्या था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है ये क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। अब ये अलग अलग हो गए तो इनका जो सेल है ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करके जो होता है दोनों में 8 जो होता है 8 ये यहाँ पे न्यूक्लियस को बना देगा। उसके बाद जब 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे तो इसमें से 4 न्यूक्लियस जो होता है मैक्रो न्यूक्लियस की तरह फंक्शन करने लगता है और जो 4 न्यूक्लियस होता है ये माइक्रो न्यूक्लियस की तरह फंक्शन करने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें बिल्कुल जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है ट्रांसफर फ्यूजन के द्वारा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, उसी की तरह क्या होता है कि अब यहाँ पे इसका क्या होने लगता है, इसका बाइनरी फ्यूजन होने लगता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगता है और जितने भी न्यूक्लियस होते हैं ये अलग अलग क्या हो जाते हैं, पैरामीशियम में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पैरामीशियम में कंप्लीट होता है। इसको हम लोग थ्योरी की मदद से देख लेते हैं। देखिए, पैरामीशियम अंडरगोज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड कंजुगेशन। पैरामीशियम में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कंजुगेशन के द्वारा, विच इवोल्व द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विदाउट क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल इमीडिएटली, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है। आगे बताया गया है द प्रोसेस ऑकर्स व्हेन टू कंपेटिबल पैरामीशियम सेल्स, यानी जो डिफरेंट मेटिंग टाइप के जो पैरामीशियम के सेल होते हैं वो क्या होते हैं कि एक दूसरे के पास आते हैं, कम इनटू कांटेक्ट, पास आएंगे और एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, कांटेक्ट में हो जाते हैं और एक्सचेंज करते हैं अपने न्यूक्लियस मटेरियल को, ठीक है। जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल्स होता है उसको एक्सचेंज करते हैं। अब इसके जो प्रोसेस होते हैं वो इस तरीके से हैं, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि पेयरिंग होता है एंड फ्यूजन होता है, यानी 2 पैरामीशियम सेल्स एलाइंग एंड फॉर्म अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। 2 पैरामीशियम के सेल जो होते हैं एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 2 पैरामीशियम के सेल है, ये दोनों पैरामीशियम के सेल एक दूसरे के पास आए, जो कि डिफरेंट मेटिंग के सेल है, एक दूसरे के पास आए। अब आने के बाद क्या होता है कि ये एक दूसरे से जो होता है कांटेक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। आगे बताया गया है न्यूक्लियर चेंज के बारे में, द माइक्रो न्यूक्लियस अंडरगोज मियोसिस। अब ये जो यहाँ पे जो हमने आप लोग को बताया था कि जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो क्या जाता है, मैक्रो न्यूक्लियस तो डिसअपियर हो गया है और जो माइक्रो न्यूक्लियस इसका बचा हुआ है इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, जिससे कि जो इसके सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, प्रोवाइडिंग 4 हेप्लोइड न्यूक्लियाई और इससे क्या बनते हैं, 4 हेप्लोइड माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 ऑफ दीज डीजेनरेटेड, और 3 जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं और एक ही बचता है। एंड द रिमेनिंग न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई माइटोसिस, और जो एक बचा हुआ न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस से एक से क्या बनता है, 2 न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। आगे बताया गया है फ्रॉम 2 हेप्लोइड न्यूक्लियाई, और जिससे कि क्या बनता है, 2 हेप्लोइड न्यूक्लियाई को बनाता है।
आगे बताया गया है एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियाई। अब क्या होगा कि न्यूक्लियाई जो इसका है माइक्रो न्यूक्लियाई वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो ईच सेल डोनेटेड वन ऑफ इट हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टू अदर। ठीक है, यानी जो प्रत्येक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एक एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, लीडिंग टू जेनेटिक एक्सचेंज, जिसको क्या कहा जाता है, जेनेटिक एक्सचेंज कहा जाता है। आगे देखिए क्या बताया गया है, फ्यूजन एंड रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है कि द एक्सचेंज ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन ईच सेल। ठीक है, जब एक्सचेंज हो गया है हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का तो प्रत्येक सेल क्या हो जाते हैं, जब यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूज फ्रॉम अ न्यू डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, यानी ईच सेल फ्यूज, दोनों के दोनों जो ये न्यूक्लियस के जो हैं ये क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस को बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हैप्लॉइड एक्सचेंज हुए हैं, तो जब ये दोनों हैप्लॉइड आपस में मिले तो क्या बन गया, डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस बन गया। उसके बाद स्टोरिंग जेनेटिक वेरिएशन, इससे क्या होता है कि जो जेनेटिक वेरिएशंस होता है वो आता रहता है। ठीक है, रीस्टोर होता रहता है इनके अंदर। आगे बताया गया है सेपरेशन के बारे में, टू पैरामीशियम सेल्स देन सेपरेटेड। अब जब इसमें क्या हो गया कि इसमें फ्यूजन हो गया है, डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई बन गया है, तब इसमें क्या होता है कि सेपरेशन हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, जब इनका फ्यूज हो गया है तो ये दोनों पैरामीशियम अब अलग अलग हो गए हैं, ईच कंटेनिंग अ जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट माइक्रोन्यूक्लियस। और दोनों के पास क्या होता है, दोनों के पास रिकॉम्बिनेंट माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बताया गया है आफ्टर कंजुगेशन, इस कंजुगेशन के बाद क्या होगा, द पैरामीशियम सेल अंडरगो सेवरल राउंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरामीशियम में से बहुत सारे मतलब बहुत बार क्या होगा, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बहुत टाइम तक। ठीक है, उसके बाद स्प्रेडिंग the newly exchanged genetic material across future generation. This process enhance genetic diversity and adaptability in paramecium populations, यानी जिससे नवविनिर्मित आनुवंशिक सामग्री भावी पीढ़ियों में फैलती है। यह प्रक्रिया पैरामीशियम आबादी में आनुवंशिक विविधता और अनुकूलनशीलता को बढ़ाती है। ठीक है, तो इसकी कंजुगेशन की प्रोसेस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अपेंडेजेज ऑफ प्रोन। प्रोन के अपेंडेजेज पे आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी से देखेंगे। देखिए, प्रोन कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने में मिलता है। प्रोन का दूसरा नाम होता है पैलिमोन, जिसको हिंदी में झींगा मछली भी कहा जाता है। इसको लोग खाते भी हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्रोन होता है, इसका जो बॉडी होता है ये 3 भाग में डिवाइड होता है। इसका जो आगे का ये रीजन है इसको कहा जाता है सिफेलिक रीजन। उसके बाद वाला ये जो रीजन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा इसको कहा जाता है थोरैसिक रीजन। उसके बाद ये जो आप लोग को रीजन देखने को मिल रहा है इसको कहा जाता है एब्डोमिनल रीजन। तो इसका जो बॉडी होता है प्रोन का, ये 3 भाग में बटा हुआ होता है, सिफेलिक रीजन एंड थोरैसिक रीजन एंड एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, जिसमें से कि आप देखेंगे तो इसमें अपेंडेजेस की बात किया गया है। तो इसमें जितने भी अपेंडेजेस इसके सिफेलिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है सिफेलिक अपेंडेजेस, और जो अपेंडेजेस इसके थोरैसिक में प्रेजेंट है उसको कहा जाता है थोरैसिक अपेंडेजेस। जो अपेंडेजेस इसके एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है उसको कहा जाता है एब्डोमिनल अपेंडेजेस। ठीक है, तो टोटल आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए इसके जो है सिफेलिक रीजन में 5 पेयर में अपेंडेजेस प्रेजेंट है। यहाँ पे 5 पेयर में अपेंडेजेस हैं, और थोरैसिक में 8 पेयर में अपेंडेजेस प्रेजेंट है, और एब्डोमिनल में इसके 6 पेयर में अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने पेयर अपेंडेजेस हो गए, टोटल इसके बॉडी में 19 पेयर में अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब इस चार्ट के माध्यम से समझिए। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि प्रोन या फिर पैलिमोन में टोटल 19 पेयर में अपेंडेजेस प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए टोटल 19 पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट है, जिसमें से कि 13 पेयर अपेंडेजेस किसमें है, सिफेलोथोरैसिक अपेंडेजेस कहते हैं, सिफेलोथोरैसिक अपेंडेजेस, यानी ये सिफेलिक रीजन एंड थोरैसिक रीजन को मिला करके बनता है सिफेलोथोरैसिक रीजन। तो सिफेलोथोरैसिक रीजन में कितने पेयर में है, 13 पेयर में, जो कि हमने आपको बताया 5 इसमें है सिफेलिक रीजन में, और 8 पेयर अपेंडेजेस किसमें है, आपके थोरैसिक रीजन में। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 13 पेयर अपेंडेजेस जो होते हैं सिफेलोथोरैसिक अपेंडेजेस कहलाते हैं, और एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो होते हैं ये 6 पेयर में होते हैं, जो कि यहाँ वाले अपेंडेजेस है। ठीक है, ये 6 पेयर में होते हैं, वो बताया गया है। आगे देखिए आगे क्या है, आगे बताया गया जो सिफेलोथोरैसिक अपेंडेजेस होते हैं
इसमें से देखेंगे तो एक होते हैं सिफेलिक अपेंडेजेज और दूसरा होता है थोरेसिक अपेंडेजेज। जो सिफेलिक अपेंडेजेज होता है ये 5 पेयर में होते हैं। यहाँ पर के अपेंडेजेज जो होते हैं ये 5 पेयर में होते हैं, जिनका नाम क्या है एंटीन्यूल, जैसे कि ये हो गया एंटीन्यूल्स हो गया, एंटीनी ये हो गया, एंटीनी हो गया, एंड मैंडिबल हो गया, मैक्सिलुली हो गया, एंड मैक्सिली हो गया। तो 5 पेयर में अपेंडेजेज इस रीजन में प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिनका नाम ये है। उसके बाद थोरेसिक अपेंडेजेज, जो कि यहाँ पे जितने भी अपेंडेजेज प्रेजेंट हैं, जैसे कि ये सारे अपेंडेजेज जो कि थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, तो इनका नाम क्या है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जो 3 अपेंडेजेज होते हैं इनका नाम है मैक्सिलिपेड, ठीक है। 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेज जो होते हैं थोरेसिक रीजन के स्टार्टिंग के, उसको कहा जाता है मैक्सिलिपेड। एंड जो पोस्टीरियर, जो पीछे के जो 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेज होते हैं उसको वाल्किंग लेग कहा जाता है। अब वाल्किंग लेग में 2 टाइप के लेग आते हैं, एक जो फर्स्ट सेकेंड होते हैं इनको चिलेट लेग के नाम से जाना जाता है, एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो लेग होते हैं उसको नॉन चिलेट लेग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब एब्डोमिनल में देखें तो एब्डोमिनल में आप देखिए यहाँ पे 5 पेयर आप होते हैं, जो होते हैं वो प्लियोपोड्स कहते हैं। यानी यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस पांचों को क्या कहा जाता है, तो प्लियोपोड्स कहा जाता है। तो एब्डोमिनल में 5 पेयर में प्लियोपोड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड 1 पेयर में क्या देखने को मिलता है, तो यूरोपोड देखने को मिलता है, ठीक है। तो टोटल ये आप लोग को अपेंडेजेस इतने आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो आप लोग को जब भी एग्जाम में अपेंडेजेस के बारे में पूछे तो आप लोग इस चार्ट को जरूर बना करके आइएगा कि पैलिमोन में 19 पेयर अपेंडेजेस होते हैं, सिफेलोथोरेसिक रीजन में 13 पेयर होते हैं, एब्डोमिनल रीजन में 6 पेयर होते हैं। उसके बाद जो सिफेलोथोरेसिक रीजन में जो होते हैं, सिफेलिक रीजन आता है एंड थोरेसिक रीजन आता है। तो सिफेलिक में 5 पेयर होते हैं, थोरेसिक में 8 पेयर होते हैं, इनके नाम भी लिख दीजिएगा। अब हम इसको थ्योरी से पढ़ते हैं। देखिए बताया गया है प्रोन है वेरियस अपेंडेजेज ईच एडाप्टेड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस रिलेटेड टू दियर लाइफ स्टाइल एंड हैबिटेट। और जो प्रत्येक इसके जो भी अपेंडेजेज होते हैं इसके लाइफ स्टाइल और हैबिटेट के अनुसार जो होते हैं इसकी स्पेसिफिक फंक्शंस भी होते हैं। दीज अपेंडेजेज कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन दियर लोकेशन एंड पर्पज। ये क्या होते हैं कि इसका लोकेशन जहाँ पे है उस हिसाब से ही इसका जो होते हैं पर्पज होते हैं कि ये कहाँ पे उपस्थित है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो पीछे के इसके अपेंडेजेज होते हैं, ये जो अपेंडेजेज होते हैं इसके स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं। जो थोरेसिक रीजन में इसके अपेंडेजेज हैं ये इसको जो होते हैं वाल्किंग में हेल्प कर रहे हैं। जो इसके सिफेलिक रीजन में अपेंडेजेज है ये इसको फूड को पकड़ने में और कुछ किसी भी चीज़ को सेंस करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा जिस लोकेशन पे है उस हिसाब से ही इनका क्या है पर्पज है, इनका फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें हम इसके अपेंडेजेज में सबसे पहला जो कि सिफेलिक अपेंडेजेज होता है उसमें क्या है लोकेटेड ऑन द हेड, हेड पे लोकेटेड होता है। दीज इंक्लूड द एंटीन्यूल, एंटीनी, मैंडिबल, मैक्सिलुली एंड मैक्सिली। जो कि हमने आप लोग को बताया ना कि जो सिफेलिक अपेंडेजेज होते हैं इसकी बात किया गया है। तो इसमें जो होते हैं एंटीन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीनी होते हैं, मैंडिबल होते हैं, मैक्सिलुली होते हैं, मैक्सिली होते हैं, ठीक है। इन सभी की बात किया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है एंटीन्यूल्स के बारे में। तो दीज आर फर्स्ट पेयर ऑफ सिफेलिक अपेंडेजेस। सिफेलिक अपेंडेजेस में सबसे पहला पेयर जो होता है उसको कहा जाता है एंटीन्यूल्स। एंड प्राइमरली सेंसरी, ये क्या होते हैं सेंसरी होते हैं, यानी ये सेंस करने का काम करते हैं। हेल्पिंग इन प्रोन डिटेक्ट चेंज इन द इन्वायरमेंट थ्रू टच एंड टेस्ट। यानी प्रोन क्या करता है किसी भी चीज़ को अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ प्रेजेंट है उसको टच करके एंड टेस्ट करके क्या करता है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, यानी सेंस करता रहता है। आगे है दूसरा जो कि दूसरा पेयर का अपेंडेजेज है जिसको एंटीनी कहा जाता है। तो ये सेकंड पेयर का अपेंडेजेज होता है और ये एंटीन्यूल्स से क्या होता है लंबा होता है, यानी लॉन्गर देन एंटीन्यूल्स। यानी इस एंटीन्यूल की अपेक्षा जो ये एंटीनी होता है ये लंबा होता है। आल्सो फंक्शंस इन सेंसिंग, ये भी क्या करता है ठीक इसी तरीके से इस एंटीन्यूल्स की तरह ही ये भी क्या करता है सेंस करने का काम करता है इन्वायरमेंट में। आगे बताया गया है दे डिटेक्ट केमिकल सिग्नल, ये केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है इन द वाटर में केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है और हेल्प करता है प्रोन लोकेट फूड, और प्रोन को फूड को बताने में भी क्या करता है मदद करता है कि फूड कहाँ पर है, इस चीज़ को खोजने में भी ये क्या करता है मदद करता है जो एंटीनी होता है। आगे मैंडिबल की हम यदि बात करें तो दीज आर ज्वा लाइक स्ट्रक्चर, ये ज्वा लाइक यानी जबड़े की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड बिफोर इंजेक्शन, यानी फूड को इंजेक्ट करने से पहले क्या करता है भोजन को क्रश करना और ग्राइंड करने में ये क्या करता है मैंडिबल मदद करता है। दे आर रोबस्ट एंड
सूटेड टू द प्रोन डाइट, यानी ये क्या करता है, झींगे के आहार के लिए क्या होता है, ये मजबूती से जो भी चीज़ें होती हैं उसको पकड़ता है और उसके आहार के लिए उपयुक्त होता है। आगे यदि हम मैक्सिलोली की बात करते हैं तो ये लोकेटेड होता है नेक्स्ट टू द मैंडिबल, मैंडिबल के बाद मैक्सिलोली होता है और ये स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है डेट हेल्प इन मैनिपुलेटिंग फूड एंड ब्रिंग टूवर्ड द माउथ, यानी ये भोजन को संभालने और उसे मुख की ओर लाने में क्या करता है, मदद करती है। आगे नेक्स्ट है मैक्सिली, तो मैक्सिली जो होता है दीज वर्क अलोंग साइड द मैक्सिली टू हैंडल एंड मूव फूड इनटू माउथ, यानी ये मैक्सिला के साथ मिलकर भोजन को मुंह में ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके फंक्शन को आप देख लिए, जिसमें कि क्या था कि जो इसमें जो सबसे पहला और दूसरा है, यानी जो एंटीन्यूल होता है और जो एंटीनी होता है, ये दोनों सेंस करने का काम करते हैं जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं उनको। ठीक है, उसके बाद जो तीन होते हैं जो कि आपका मैंडिबल होता है, मैक्सिलुली होता है एंड मैक्सिली होता है, ये क्या करते हैं कि ये चीज़ों को जो भोजन होते हैं उसको पकड़ने में हेल्प करते हैं और उसको इंजेक्ट करने में क्या करते हैं, यानी खाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का काम क्या होता है कि भोजन को पकड़ के खाने में हेल्प करते हैं और इन दोनों का काम क्या होता है, सेंस करने का। अब नेक्स्ट हम थोरेसिक अपेंडेजेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए थोरेसिक अपेंडेजेस जो होते हैं दीज इंक्लूड मैक्सिलिपेड एंड पेरियोपोड्स। अब कहेंगे ये पेरियोपोड्स से क्या होता है, तो देखिए जो हमने आप लोग को बताया था ना, यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमने आप लोग को वाल्किंग लेग बताया है ना, वाल्किंग लेग का ही दूसरा नाम क्या है, पेरियोपोड्स नाम है। ठीक है, जिसमें कि आपके टू टाइप के लेग आते हैं, एक होता है चिलेट लेग, एक होता है नॉन चिलेट लेग। इसी वाल्किंग लेग के ही टाइप होते हैं, यानी पेरियोपोड के ही टाइप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, थोरेसिक अपेंडेजेस में एक मैक्सिलिपेड प्रेजेंट होता है और होता है पेरियोपोड्स। मैक्सिलिपेड आर मॉडिफाइड फॉर फीडिंग, मैक्सिलिपेड क्या करता है, फीडिंग में हेल्प करता है, हेल्पिंग टू हैंडल एंड मैनिपुलेटिंग फूड। एंड पेरियोपोड्स किस में हेल्प करता है, तो ये वाल्किंग लेग हो गया, नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइमरली यूज फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। प्रोन टाइपिकली है 5 पेयर ऑफ पेरियोपोड्स, प्रोन के पास जो होता है 5 पेयर में क्या होते हैं, पेरियोपोड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें विथ द फर्स्ट टू ऑब्टेन इक्विपेड विथ स्मॉल क्रो होते हैं, जिसको चिलेट लेग कहते हैं, फॉर ग्रासिंग, जो कि ग्रासिंग के लिए होते हैं। ठीक है, जिसमें कि 2 पेयर जो होते हैं, इस 5 में से जो 2 पेयर होते हैं इनको क्या कहा जाता है, चिलेट लेग कहा जाता है, और जो 3 पेयर बचे हुए हैं उनको क्या कहा जाता है, नॉन चिलेट लेग कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोरेसिक अपेंडेजेस समझ में आ गया। नेक्स्ट है एब्डोमिनल अपेंडेजेस। एब्डोमिनल अपेंडेजेस देखेंगे तो नॉन है, जिसको क्या कहा जाता है, प्लियोपोड्स या फिर स्विमरेट कहा जाता है। दीज पेयर अपेंडेजेस आर यूज फॉर स्विमिंग के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्विमिंग में यूज होते हैं। जो एब्डोमिनल वाले पार्ट में हमने आप लोग को बताया था अपेंडेजेस के, एब्डोमिनल वाले पार्ट में 6 पेयर में अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें से जो होते हैं कि जो 5 पेयर अपेंडेजेस होते हैं उसको कहा जाता है प्लियोपोड्स कहा जाता है। तो ये अपेंडेजेस को स्विमरेट के नाम से भी जाना जाता है और ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और फीमेल में क्या होता है कि ये जो एब्डोमिनल वाला जो पार्ट होता है किसमें हेल्प करता है, एग को कैरी करने में। द लास्ट पेयर एब्डोमिनल अपेंडेजेस आर यूरोपोड, जो लास्ट पेयर का एब्डोमिनल अपेंडेजेस होता है जिसको यूरोपोड कहा जाता है, विच एलोंग विद द टेल्सन। ठीक है, ये क्या करता है, टेल्सन के साथ मिल करके क्या बनाता है, टेल को बनाता है। और ये हेल्प किसमें करता है, तो क्विकली बैकवर्ड मूवमेंट, यानी जब प्रोन को बैकवर्ड मूवमेंट करना हो गया तो इसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, यानी हमने आपको क्या बताया कि जो थोरेसिक अपेंडेजेस होते हैं इसमें जो होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो होता है ये मैक्सिलिपेड होते हैं, ये भी क्या करते हैं, इसके फीडिंग में ही हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद जो पोस्टीरियर 5 पेयर ऑफ लेग होते हैं जिसको वाल्किंग लेग या पेरियोपोड्स कहा जाता है, ये क्या किसमें हेल्प करते हैं, इसके लोकोमोशन, यानी वाल्किंग का मतलब ही देख रहे हैं आप, इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जिसमें चिलेट लेग आते हैं जो कि फर्स्ट एंड सेकंड जो होते हैं ये चिलेट लेग होते हैं, 2 चिलेट लेग इसमें होते हैं, और थर्ड 4 5 यानी जो 3 होते हैं ये नॉन चिलेट लेग होते हैं। ठीक है, ये बताया। उसके बाद हमने एब्डोमिनल अपेंडेजेस में बताया कि 5 पेयर में प्लियोपोड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको स्विमिंग अपेंडेजेस के नाम से भी जानते हैं। ये इसको स्विम करने में हेल्प करता है। और एक होता है यूरोपोड, ये यूरोपोड्स जो होता है टेल्सन, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, इसको क्या कहा जाता है, टेल्सन कहा जाता है। तो इसके साथ मिल करके टेल फैन को बनाता है, जिससे कि क्या होता है कि इस जो प्रोन है, इस प्रोन को यदि
तुरंत ही बैकवर्ड मूवमेंट करना पड़ गया तो इसकी मदद से क्या करेगा, तुरंत इस साइड ये मुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप लोग को अपेंडेजेस पूरा दिखाया गया है। आप इसको भी यदि आप डायग्राम में बनाना चाहें आपके एग्जाम में जब आए तो इसको भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को सिफेलिक अपेंडेजेस दिखाया गया है कि कैसा होता है। तो एंटीन्यूल इस तरीके का आप लोग को दिखाई देगा, एंटीनी ऐसा दिखाई देता है, मैंडिबल इस तरीके का होगा। तो इस तरीके से इसके सभी के डायग्राम आप लोग को दिखाए गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ड्रा वेल लेबल्ड डायग्राम डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ लीच। लीच के डोर्सल और वेंट्रल सरफेस के बारे में बताया गया है। लीच का दूसरा नाम हमने आप लोग को बताया हिरुडिनेरिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हिरुडिनेरिया कहा जाता है। ये कुछ इस तरीके से होता है। ये आप लोगों को जो धान के खेत होते हैं ना, वहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक ब्लैक से होते हैं। ये क्या करते हैं कि ब्लड को सक करने का काम करते हैं। यदि जिसके ये देखेंगे तो पैरासिटिक होते हैं, ये किसी न किसी होस्ट के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, जब ये होस्ट के ऊपर अपना ये भोजन को लेते हैं तो ये क्या करते हैं, होस्ट से चिपक जाते हैं। दोनों साइड इनका जो होता है ना, ये साइड हो गया, ये साइड, दोनों साइड इनके क्या होता है, सकर प्रेजेंट होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर सकर। अब इस सकर की मदद से ये क्या होते हैं कि होस्ट से चिपक जाते हैं, चिपक करके उनके जो ब्लड होता है उनका ब्लड को ये सक करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। बताया गया है लीच आर सेगमेंटेड। लीच जो होते हैं इनका बॉडी कैसा होता है, सेगमेंटेड बॉडी होता है, यानी इस तरीके से इनका बॉडी होता है। जैसे यहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी दिखाई गया ना, इस तरीके से इनके बॉडी में क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से सेगमेंट प्रेजेंट है। इनका बॉडी पूरा का पूरा बॉडी क्या होता है, सेगमेंटेड बॉडी होता है। और इनके बॉडी में कितने सेगमेंट है, तो 33 सेगमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो लीच आर सेगमेंटेड। फ्लैटेंड वार्म इन क्लास हिरुडिनेरिया प्राइमरली फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। दे हैव यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर, 33 सेगमेंट एंड 2 सकर। और 2 सकर होते हैं, एक होता है एंटीरियर सकर, वन फॉर फीडिंग जो कि फीडिंग के लिए हेल्प होता है, और एक होता है पोस्टीरियर सकर फॉर अटैचमेंट जो कि अटैचमेंट के लिए होता है। ठीक है, यानी आगे बताया गया है मोस्ट लीच आर आइदर कार्निवोरस और पैरासिटिक ब्लड फीडिंग स्पीसीज। ये जो लीच होते हैं ये कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, पैरासिटिक ब्लड फीडिंग स्पीसीज होते हैं। और ये जब ब्लड को सक करते रहते हैं ना, तो एक एंटीकोगुलेंट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसको हिरुडिन कहा जाता है। इसके वजह से जो ब्लड होता है वो क्लोट नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी ब्लड क्या होता है बाहर निकलता है तो वो क्या हो जाता है, जब भी इन्वायरमेंट के जो होता है वायु के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है, क्लोट हो जाता है, जम जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, जब ये ब्लड को सक करते रहते हैं तब क्या करते हैं, हिरुडिन नाम के जो होते हैं ये एंटीकोगुलेंट को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो क्लोट नहीं हो पाता है और ये इसको आराम से सक कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया गया है, डोर्सल सरफेस ऑफ लीच के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए लीच के बारे में। तो देखिए लीच का जो बॉडी होता है यानी हिरुडिनेरिया का जो बॉडी होता है ये 33 सेगमेंट में बटा हुआ होता है। ठीक है, टोटल 33 सेगमेंट होते हैं। यहाँ पे एक है, यानी यहाँ पे इसका एंटीरियर सकर होगा जहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये इसका क्या है, पोस्टीरियर सकर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को 26 सेगमेंट दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक 26 सेगमेंट है। उसके बाद वाले यहाँ पे ये जो दिखाया गया है, यहाँ पे 7 सेगमेंट मिल करके क्या बना है, ये इसका पोस्टीरियर सकर बनाया है। तो 26 + 7 करेंगे तो आप लोग का 33 सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बॉडी पूरा 33 सेगमेंट में बटा हुआ होता है, जिसमें से आप देखेंगे ना तो यहाँ पे इस सेगमेंट को, प्रत्येक सेगमेंट को ये जो है इसको क्या कहा जाता है, तो प्रत्येक सेगमेंट को कहा जाता है मेटामियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटामियर कहा जाता है। अब इस मेटामियर के बीच बीच में, जैसे कि ये एक मेटामियर हो गया, ये दूसरा मेटामियर हो गया, इन दोनों के बीच में भी आपको ये लाइनिंग छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, जो कि इसमें जो होता है 5 लाइनिंग भी हो सकता है। ऐसे देखा जाए तो 5 लाइनिंग यदि हुआ तो उसको क्या कहा जाता है, रिंग या एनुली कहते हैं। लेकिन यदि 5 हुआ तो उसको क्या कहेंगे कि ये कंप्लीट सेगमेंट है। और वही किसी किसी में देखेंगे तो 2 लाइनिंग ही इस तरीके से दिखाया गया है, किसी में 2 ही होता है, किसी में 1 ही होता है, किसी में 3 ही होता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से लेकर के 22 तक के जो सेगमेंट होते हैं, 6 से लेकर के 22 तक के जो सेगमेंट है, यानी यहाँ से करके जो 22 तक का सेगमेंट है, यहाँ तक के सेगमेंट, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो कंप्लीट सेगमेंट देखने को मिलता है। यानी कि ये जो मेटामियर्स है, इस मेटामियर्स के बीच में जो होता है कि 5 लाइनिंग इस तरीके से 5 रिंग या फिर एनुली देखने को मिलता है। ठीक है,
अब हम इसके बारे में देख लेते हैं, इसके डोर्सल सरफेस के बारे में। तो देखिए इसमें सेगमेंट की बात किया गया है, तो द लीच बॉडी सेगमेंटेड, लीच का जो बॉडी होता है वो सेगमेंटेड होता है, अपीयरिंग एज ट्रांसवर्स ग्रूव कॉल्ड एनुली, जिसको एनुली कहा जाता है। ठीक है, यानी ये जो मेटामियर है इसके बीच में जो होता है इस तरीके से भी सेगमेंट और भी बने होते हैं, जिसको रिंग या फिर एनुली के नाम से हम जानते हैं। आगे बताया गया है विथ ईच ट्रू सेगमेंट ऑब्टेन डिवाइडेड इनटू 5 एनुली। ठीक है, यानी जो कंप्लीट सेगमेंट होते हैं उसमें 5 एनुली प्रेजेंट होता है। आगे यदि उसमें 5 एनुली प्रेजेंट नहीं है तो वो इनकम्प्लीट सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, आगे बताया गया है आई के बारे में। तो जो डोर्सल सरफेस होता है वहाँ पे आई भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिखाई दिया रहा होगा, जो कि एंटीरियर सकर के पास में है। ठीक है, तो टाइपिकली 5 पेयर ऑफ स्मॉल आई आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल एंटीरियर इंड। ठीक है, जो एंटीरियर इंड होता है 1 से लेकर के 5 तक का, यहाँ तक क्या होता है 1 2 3 4 5 सेगमेंट तक क्या होता है कि आई प्रेजेंट होता है। ठीक है, अरेंज इन क्रिसेंट यानी अर्धचंद्राकार में ये क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं। आगे यदि हम एनुली की बात करें तो द डोर्सल साइड इज मार्क बाय एनुली, डोर्सल साइड पे क्या होता है रिंग लाइक ग्रुप्स होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है एनुली कहा जाता है। आगे हम इसके देखिए डोर्सल पोर की बात करें तो स्मॉल पोर रन along द मिड लाइन ऑफ डोर्सल सरफेस हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन, यानी पृष्ठीय सतह की मध्य रेखा के साथ छोटे छिद्र होते हैं जो श्वसन में मदद करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको बीच बीच में दिखाई दे रहा हो, इसको नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। ठीक है, इसकी बात किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके कलरेशन के बारे में। द डोर्सल सरफेस में हैव डार्कर कलर, यानी आपको इसका डोर्सल सरफेस कैसा दिखता है तो डार्कर जो होता है डार्क कलर का इस तरीके से दिखता है इसका डोर्सल सरफेस जो होता है। नेक्स्ट इसके हम वेंट्रल सरफेस की यदि बात करते हैं तो वेंट्रल सरफेस पर आप लोग को ओरल सकर देखने को मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे आप लोग को क्या देखने को मिलेगा ओरल सकर देखने को मिलेगा, लोकेटेड एट द एंटीरियर एंड यूज फॉर अटैचमेंट एंड फीडिंग के लिए। क्योंकि ओरल सकर पे क्या प्रेजेंट होता है माउथ प्रेजेंट होता है, इसलिए ये किसमें मदद करता है फीडिंग में मदद करता है और अटैचमेंट में मदद करता है। आगे इसके यदि जेनाइटल पोर की बात किया जाए तो प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस बिटवीन द एंटीरियर सकर एंड पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, यानी ये जो इसका वेंट्रल सरफेस होता है उसके एंटीरियर सकर और पोस्टीरियर सकर जो होता है वहाँ पे क्या देखने को मिलता है उसके बीच में आप लोग को जेनाइटल पोर्स देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे इसका क्या है एंटीरियर सकर है और यहाँ पे इसका है पोस्टीरियर सकर, इसके बीच में क्या देखने को मिल रहे हैं जेनाइटल पोर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जो जेनाइटल पोर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेल जेनाइटल पोर, एक होता है फीमेल जेनाइटल पोर। जो मेल जेनाइटल पोर होता है टाइपिकली लोकेटेड ऑन 10 सेगमेंट, जो 10वां सेगमेंट होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है ये 10वां सेगमेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है मेल जेनाइटल पोर। एंड जो 11वां सेगमेंट होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है तो फीमेल जेनाइटल पोर इसके 11वें सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर सकर की बात किया गया है तो अ लार्जर सकर एट द पोस्टीरियर एंड यूज फॉर अटैचमेंट। ये लार्जर सकर जो है पोस्टीरियर एंड पर ये किसमें यूज होता है तो अटैचमेंट में यूज होता है, और ये जो पोस्टीरियर सकर होता है ये 7 सेगमेंट के फ्यूजन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेगमेंट एंड एनुली की बात किया जाता है तो सिमिलर टू डोर्सल साइड, जैसे कि डोर्सल साइड पे आपको क्या देखने को मिल रहा था सेगमेंट देखने को मिल रहे थे, उसी तरीके से वेंट्रल साइड पे भी क्या होता है कि सेगमेंट्स या फिर एनुली जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इसके वेंट्रल नर्व काट की बात किया जाए तो पोजिशन्ड बिलो द बॉडी वॉल नॉट डायरेक्टली विजिबल बट रन एलोंग द मिडलाइन, यानी शरीर की दीवार के नीचे स्थित सीधे दिखाई नहीं देती लेकिन मध्य रेखा के साथ चलती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो हमने अभी तक आप लोगों को क्या क्या बताया है लीच के बारे में। हमने आप लोग को बताया है कि जो लीच होता है इसका बॉडी 33 सेगमेंट में बटा हुआ होता है, और इसके बॉडी में आप देखेंगे तो इसमें जो डोर्सल सरफेस की यदि हम बात करें तो इसका जो डोर्सल सरफेस होता है इसमें आई प्रेजेंट होता है जो कि 1 से लेकर के 5 सेगमेंट तक रहता है, और इस में जो रिंग या फिर एनुली प्रेजेंट होते हैं वो कंप्लीट भी होते हैं एंड इनकम्प्लीट भी होते हैं। 6 सेगमेंट से लेकर के जो 22 सेगमेंट तक यानी 6 से लेकर के 22 सेगमेंट तक के जो सेगमेंट होते हैं इसको कंप्लीट सेगमेंट कहा जाता है, क्योंकि 2 मेटामियर्स के बीच यहाँ पे जो होते हैं ये मेटामियर्स है, इनके बीच में जो होता है इस तरीके से 5 रिंग या फिर एनुली ऐसे प्रेजेंट होता है, तो इसको क्या कहा जाता है कंप्लीट सेगमेंट। वही यदि इनकी संख्या जो होता है
या 2 घट जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट सेगमेंट कहेंगे। तो 6 से 22 तक के जो सेगमेंट है वो इसमें क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। उसके ऊपर ये जो नीचे के जो सेगमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, ये इनकम्प्लीट सेगमेंट कहलाते हैं, क्योंकि इसमें रिंग या फिर एनुली की जो संख्या होती है वो कम या ज़्यादा होती है, ज़्यादा नहीं लगभग कम ही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने आप लोगों को बताया है इसके वेंट्रल सरफेस के बारे में। तो जो वेंट्रल सरफेस होते हैं यहाँ पे आप लोग को ओरल सकर देखने को मिल रहा था, जहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है जो कि फीडिंग में हेल्प करता है। जेनाइटल पोर्स देखने को मिलते हैं, जो वहाँ पे मेल जेनाइटल पोर्स होता है, जो कि 10वें सेगमेंट पे मेल जेनाइटल पोर है, 11वें सेगमेंट पे फीमेल जेनाइटल पोर देखने को मिलता है। एंड पोस्टीरियर सकर देखने को मिल रहा है, एनस भी देखने को मिल रहा है। 26 सेगमेंट पे एनस प्रेजेंट होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को पोस्टीरियर सकर, हमने आप लोग को बताया कि ये 7 सेगमेंट फ्यूज होने से बना हुआ है पोस्टीरियर सकर इसका। ठीक है, तो यदि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।